वेलकम टू माधुरी रिजल्ट्स। दोस्तों, हम लोग एसएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हैं, ठीक है ना। और हम लोगों ने सेक्शन वाइज पी वाइज क्यूज को देख रहे थे, ठीक है। तो चलिए पॉलिटी सेक्शन को देख रहे हैं हम लोग, और हम आज का अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। और ठीक है, हम देखते हैं आज का पहला सेशन, और इसमें पहला प्रश्न क्या किया गया है आपसे, ठीक है, उसको देखते हैं। देखिए क्या पूछा है आपसे, इन्होंने क्वेश्चन क्या करा है आपसे। आपसे पूछ रहे हैं, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल, ठीक है ना। ये आर्टिकल के बारे में आपसे पूछ रहे हैं, कीवर्ड्स को ध्यान में देख रखिएगा, ठीक है ना। तो आर्टिकल के बारे में पूछ रहे हैं, और पूछ रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर द फंडामेंटल ड्यूटीज। देखो यहाँ पे फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में पूछ रहे हैं। आर्टिकल ही पूछ रहे हैं, किसके बारे में पूछ रहे हैं वो, फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में। रिलेटेड टू व्हाट, दैट वैल्यू एंड प्रिजर्वेशन ऑफ द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, ठीक है ना। कौन सा है जो आवर कंपोजिट कल्चर के बारे में बात करता है, फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर में जो आर्टिकल आता है। तो आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है। और ये देखो यहाँ ये एसएससी जीडी में पूछा है और 2024 में इन्होंने क्वेश्चन करा है। तो चार ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन ए कहता है आर्टिकल 51A क्लॉज ई में बात बताया गया है, ठीक है। ऑप्शन बी आर्टिकल 51A क्लॉज एफ में बताया गया है, या ऑप्शन सी आर्टिकल 51A क्लॉज जी में बात किया गया है, या ऑप्शन डी आर्टिकल 51A क्लॉज सी में बात किया है, ठीक है। तो मैं आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए 5 सेकंड दूंगा, ठीक है ना। तो आप इस क्वेश्चन को पढ़िए और बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है ना। कौन सा जो फंडामेंटल ड्यूटीज है जो आपके कंपोजिट कल्चर के बारे में बात करता है। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा। और इसका राइट आंसर क्या है बालक, ठीक है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। आर्टिकल 51A क्लॉज एफ जो है वो आपके कंपोजिट कल्चर के बारे में बात करता है। किसके बारे में बात करता है बालक, कंपोजिट कल्चर के बारे में बात करता है, ठीक है। इसको याद रखिएगा। और मैंने आपको बताया था, और भी पॉइंट्स आप नोट कर लेंगे, ठीक है ना। तो मैंने बताया था कि हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटी है हमारे ओरिजिनली संविधान में मेंशन नहीं किया गया था, ऐड नहीं किया गया था, ठीक है ना। ये कब ऐड किया गया है, तो याद रखिएगा कि 42nd अमेंडमेंट के तहत, ठीक है, 1976 में हमने अपने फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया था। और जब हमने ऐड किया था तो ओरिजिनली उस समय हमने कितने थे, टोटल कितने एफडीज थे जब हमने इसको ऐड किया था, तो 10 थे। लेकिन अगर वर्तमान में आपसे बात करेंगे, ठीक है, और पूछेंगे अभी हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज कितने हैं, तो अब भी कितने हैं ओरिजिनली। अगर प्रेजेंटली आपसे बात करेंगे तो बताइएगा कि अभी हमारे पास फंडामेंटल ड्यूटीज जो है 11 हो चुके हैं। जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी ऐड किया गया था बालक, वो 86th अमेंडमेंट 2002 में इसको ऐड किया गया था। इन सारे पॉइंट्स को आप याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए बालिके, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहे, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं बालक, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन नंबर 2 भी जीडी में पूछा हुआ प्रश्न है, और इन्होंने 2024 में ही प्रश्न करा है। तो ये क्या पूछ रहे हैं बालक आपसे बात कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ, यहां पे एग्जाम्पल पूछा है, ऑफ क्वासी जुडिशियल बॉडी इन इंडिया। इसमें से कौन सा है जो क्वासी जुडिशियल बॉडी का एग्जाम्पल है, ठीक है। 4 ऑप्शन दिए गए हैं बालक आपके सामने। पहला है आपका ए सुप्रीम कोर्ट, बी जोनल काउंसिल, सी इंटर स्टेट काउंसिल, या डी स्टेट कंज्यूमर डिस्प्यूट्स रिड्रेसल कमीशन। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, कौन सा इसमें से जो है आपका क्वासी जुडिशियल बॉडीज है। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा। और इसका राइट आंसर है बालक और बालिके, ठीक है, क्या है, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी क्या है, स्टेट कंज्यूमर, ठीक है ना, डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन, राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग, ठीक है ना। ये क्या है, एग्जाम्पल ऑफ क्वासी जुडिशियल बॉडी का एग्जाम्पल है, ठीक है। चलिए सिंपल सा प्रश्न था, इसको याद कर लीजिएगा। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ठीक है।
क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, इन क्वेश्चन को याद रखेंगे क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन आपसे रिपीट कर सकते हैं, कई बार क्वेश्चन रिपीटेशन होता है, ठीक है ना, तो उसको आप याद कर लीजिएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है बाल के आपसे प्रश्न कर रहे हैं। देखो ये जीडी में, एसएससी जीडी में इन्होंने प्रश्न करा है और 2023 में इन्होंने आपसे प्रश्न किया है। क्या पूछ रहे हैं आपसे, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एबोलिशेस द कॉन्सेप्ट ऑफ अनटचेबिलिटी। देखो अनटचेबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं कि किस आर्टिकल में हमने अनटचेबिलिटी को हटाया है, ठीक है, एंड प्रोहिबिट्स इट्स प्रैक्टिस इन एनी शेप और फॉर्म। वही बात कर रहे हैं कि किस आर्टिकल में हमने अनटचेबिलिटी को हटाया है। तो चार ऑप्शन दिए गए हैं बालक आपके सामने। ऑप्शन ए है 16, ऑप्शन बी है 15, ऑप्शन सी है 17 या ऑप्शन डी है 14, ठीक है। बताइए कौन सा आर्टिकल जो अनटचेबिलिटी के बारे में बात करता है, जिसको आप छुआछूत बोलते हैं, ठीक है। तो छुआछूत नहीं करना है, कौन से आर्टिकल में बात किया गया है। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा और इसका जो राइट आंसर है, ठीक है ना, ऑप्शन सी आर्टिकल 17 जो है हमारे फंडामेंटल राइट्स के अंदर आता है ये, ठीक है। और इसमें क्या बात किया गया है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। छुआछूत नहीं करना है बालक, हटा दिया गया है, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है ना। और ये किस फंडामेंटल राइट्स के अंदर में आता है, ये राइट टू इक्वालिटी के अंदर में आता है, ठीक है, अनुच्छेद 17, ठीक है। और ये आर्टिकल राइट टू इक्वालिटी जो है, समानता का अधिकार जिसको बोलते हैं आप लोग, वो 14 से लेकर 18 के बीच में डिस्कस किया गया है, ठीक है ना। 14 से लेकर 18 के बीच में डिस्कस किया गया है, इसको याद रखिएगा। और आर्टिकल 14 क्या बात करता है, इक्वालिटी बिफोर लॉ के बारे में बात करता है। आर्टिकल 15 क्या बात करता है, आर्टिकल 15 कहता है कि नो डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है, हमें भेदभाव नहीं करना है। किस ग्राउंड पे भेदभाव नहीं करना है, तो 5 ग्राउंड है। पहला आपका रिलीजन के आधार पर भेदभाव नहीं करेंगे। दूसरा है आपका रेस के आधार पर नहीं करना है। तीसरा है आपका कास्ट के आधार पर नहीं करेंगे। चौथा है आपका सेक्स, जिसको आप जेंडर कहते हो, उसके आधार पर भेदभाव नहीं करना है। और पांचवा है आपका बर्थ ऑफ प्लेस, ठीक है, उसके आधार पर हम लोग भेदभाव नहीं करेंगे। ये आर्टिकल 15 आपसे कहता है। 16 क्या कहता है, लेमैन में इसको आप रिजर्वेशन के नाम से जानते हैं, और ऐसे क्या बोलता है, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के बारे में, ठीक है, बात करता है। 17 आपको यहाँ पे दे दिया गया है, अनटचेबिलिटी के बारे में बात करता है। और 18 क्या है बालक, 18 आपसे बात करता है कि एबोलिशन ऑफ टाइटल्स एक्सेप्ट मिलिट्री एंड एकेडमिक, ठीक है ना। टाइटल्स को, उपाधि को क्या करना है, खत्म करना है, एक्सेप्ट रह जाएगा, कौन सा रह जाएगा, एकेडमिक और मिलिट्री का चलेगा, ठीक है। इनको आप याद कीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है आपसे बालिके, ठीक है। क्वेश्चन 4 देखिए, इन्होंने क्वेश्चन, ठीक है, 4 आपसे क्या कर रहे हैं, पूछ रहा है विच आर्टिकल, देखो यहां पे भी अनुच्छेद के बारे में आपसे पूछ रहे हैं। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन दैट एवरी रिलीजियस डिनोमिनेशन, ठीक है, और सेक्शन shall have the right to own and acquire movable and immovable property। किस आर्टिकल में इसके बारे में बात करता है कि आप एक्वायर कर सकते हैं प्रॉपर्टी, कौन सा, मूवेबल भी और इमूवेबल भी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं बालिके, ठीक है। ऑप्शन ए क्या बात कर रहा है, आर्टिकल 26 में बोला गया है, ठीक है। ऑप्शन बी आर्टिकल 26D में बोला गया है। ऑप्शन सी आर्टिकल 26B में बोला गया है। या ऑप्शन डी आर्टिकल 26A में बोला गया है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा, किस में, ठीक है, बोला गया है कि आप प्रॉपर्टी को, मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं। क्वेश्चन 4 का आंसर करेंगे बालक और बालिके। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा। और इसका जो राइट आंसर है, ठीक है, इसका क्या राइट आंसर है बालक, ऑप्शन ए, ठीक है ना। आर्टिकल 26C जो है किसके बारे में बात करता है, आपके राइट टू ओन एंड एक्वायर मूवेबल एंड इमूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। और ये किस फंडामेंटल राइट्स में आता है, ये राइट टू, ये जो आर्टिकल है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में आता है। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ, धार्मिक आजादी का अधिकार रिलीजन में आता है, ठीक है। और इसमें
कितने आर्टिकल्स इसमें डील किए जाते हैं? इसमें आर्टिकल 25 से लेके 28 तक क्या किए जाते हैं आपको, ठीक है, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन के अंदर में आते हैं, ठीक है, इसको याद रखिए। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बालक। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है बालिके? ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे और ठीक है ना, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे। क्या कह रहे हैं आपसे? विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स, ठीक है ना, इससे भी अनुच्छेद के बारे में आपसे बात कर रहे हैं, ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइंस दैट द फंडामेंटल ड्यूटीज, देखो यहाँ पे याद रखिएगा फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है ना, कीवर्ड्स को हमेशा याद रखेंगे, ध्यान रखेंगे कि कौन सा कीवर्ड पूछ रहा है। ओनली मींट फॉर, ओनली लिखा हुआ है, ओनली मींट फॉर द इंडियन सिटीजन्स एंड नॉट फॉर फॉरेनर, ठीक है। इसमें से कौन सा फंडामेंटल ड्यूटी है आर्टिकल में जो सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को देता है, फॉरेनर्स के लिए नहीं है? आपके सामने 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आर्टिकल 46 बी, ऑप्शन बी आर्टिकल 51 ए, ऑप्शन सी आर्टिकल 67 ए या ऑप्शन डी आर्टिकल 81 सी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? कौन सा इसमें से फंडामेंटल ड्यूटी जो है आर्टिकल है जो सिर्फ इंडियन सिटीजन को प्रोवाइड किया जाता है, फॉरेनर्स के लिए नहीं उपलब्ध है, ठीक है। क्वेश्चन 5 का आंसर करेंगे बालिके। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा, ठीक है ना। इसका जो राइट आंसर है, ठीक है, वो कौन सा है इसका राइट आंसर? ऑप्शन बी आर्टिकल 51 ए। ये जो आर्टिकल है एफडीज के बारे में बात करता है, फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है ना। ये सिर्फ इंडियन सिटीजनशिप के लिए है, सिटीजन्स के लिए है, फॉरेनर्स के लिए नहीं है। और ये किस पार्ट में आता है बालक? पार्ट 4A में आता है, पार्ट 4A में आता है। और आप इसको याद रखिएगा कि हमने फंडामेंटल ड्यूटीज जो है कहाँ से हमने बोरो किया है या फिर अडॉप्ट किया है, तो हमने यूएसएसआर से किया है, ठीक है ना। यूएसएसआर जो आज की डेट में आप उसको रशिया के नाम से भी जानते हो, ठीक है ना, इससे हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को अडॉप्ट करा है। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बालिके। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 आपसे क्या कह रहे हैं, हम उस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है ना। तो क्वेश्चन 6 क्या कह रहे हैं बालक? क्वेश्चन 6 आपसे पूछ रहे हैं हाउ मेनी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, ठीक है ना, यहाँ पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल डीपीएसपी के बारे में बात कर रहे हैं, ऑफ द ओरिजिनल लिस्ट, ठीक है, ओरिजिनल लिस्ट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वर अमेंडेड बाय द 44th अमेंडमेंट 1978। भारतीय संविधान में मूल सूची के कितने निर्देशक सिद्धांतों को 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया था? तो कितने को किया गया है? ऑप्शन ए बोल रहा है 3, ऑप्शन बी बोल रहा है 1, ऑप्शन सी बोल रहा है 2 या ऑप्शन डी बोल रहा है 4। तो किस में से कितने डीपीएस में ओरिजिनल लिस्ट में हमने अमेंड किया बाय द 44th अमेंडमेंट के द्वारा? क्वेश्चन 5 क्वेश्चन 6 का आंसर करेंगे बालक। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 1, ठीक है ना। क्या है? ऑप्शन बी 1। हमने 44th अमेंडमेंट 1978 में एक ही डीपीएसपी को ऐड करा था, ऐड 1 डीपीएसपी, ठीक है। और उस आर्टिकल का क्या नाम है बालक? उसको याद रखिएगा, उस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 38। आर्टिकल 38 को हमने 44th अमेंडमेंट से ऐड करा था, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है बालक? हाँ देखिए, ये देखो सीजीएल में पूछा है, एसएससी सीजीएल और 2025 में क्वेश्चन करा है, ठीक है ना। क्या पूछ रहे हैं? हु अमंग द फॉलोइंग वाज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया व्हेन इंडिया लॉन्च इट्स फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन पोखरण? फर्स्ट न्यूक्लियर टेस्ट इन पोखरण। तो पूछ रहे हैं कि इस समय जब हमने पहला न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट किया था तो डेट टाइम हमारे देश के राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। उस समय
ऑप्शन ए डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन बी ज्ञानी जैल सिंह, ऑप्शन सी बीबी गिरी, या ऑप्शन डी फखरुद्दीन अली अहमद साहब। ठीक है, तो बताइए इस टाइम हमारे देश के प्रेसिडेंट कौन थे जब हमने पहला न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट किया था? क्वेश्चन 7 का आंसर करेंगे बालक। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा। ठीक है ना, जिसका राइट आंसर है, ठीक है, ऑप्शन सी है बीबी गिरी। ऑप्शन सी बीबी गिरी क्या थे? दैट टाइम ही वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, जब हमारा पहला न्यूक्लियर वेपन टेस्ट हुआ था पोखरण 1। और कुछ पॉइंट्स याद रखेंगे। पोखरण 1, ठीक है ना, पोखरण 1 ये प्लेस कहाँ कंडक्ट किया गया था? पोखरण 1 कहाँ? याद रखिएगा, राजस्थान में है। प्लेस कहाँ था? राजस्थान। इस समय हमारे पीएम कौन थी? यहां तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया पूछा है, हो सकता है नेक्स्ट एग्जाम में आपसे प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पूछ ले कि इस समय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया कौन थी, तो याद रखिएगा इंदिरा गांधी जी थी। कौन थी ये? हमारी इंदिरा गांधी जी थी, इंदिरा गांधी जी। ठीक है, देन आपका इसमें कोड नेम था एक, कोड नेम क्या इसका नाम रखा गया था पोखरण टेस्ट का 1 में? स्माइलिंग बुद्धा। क्या था इसका नाम? स्माइलिंग बुद्धा जी स्माइल कर रहे हैं। ठीक है ना, बुद्धा, स्माइलिंग बुद्धा कोड नेम था। और ये कंडक्ट कब किया था? 1974 में। ठीक है, हमने कंडक्ट कब किया था इसको? ईयर याद रखिएगा, 1974 1974 में हमने क्या किया था? पहला अपना न्यूक्लियर वेपन टेस्ट करा था। इन पॉइंट्स को आप याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। ठीक है, चलिए बालक हम आगे क्वेश्चन तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहे हैं बालक आपसे? देखिए ध्यान से पढ़िएगा। ये क्वेश्चन देखो आपसे सीजीएल में पूछा है और 24 में पूछा है इन्होंने। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं बालक आपसे? पूछ रहे हैं हु अमंग द फॉलोइंग वाज द शॉर्टेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसमें से कौन है, ठीक है, सबसे कम समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री? पूछ रहे हैं यहाँ पे सबसे कम समय तक भारत के सेवा करने वाले प्रधानमंत्री कौन है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं बालिके आपके सामने। ऑप्शन ए है चंद्रशेखर, ऑप्शन बी है गुलजारी लाल नंदा, ऑप्शन सी है चरण सिंह, या ऑप्शन डी है अटल बिहारी वाजपेयी जी। बताइए कौन हमारे देश के सबसे शॉर्टेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रह चुके हैं? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर करेंगे बालक। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा और इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी क्या है? गुलजारी लाल नंद जी जो थे हमारे देश के सबसे शॉर्टेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया रह चुके हैं। ठीक है, इनको याद करिएगा, फैक्चुअल क्वेश्चन है डायरेक्ट। ठीक है, इसको याद कर लेंगे। ठीक है ना, चलिए हम अपने क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं बालक। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है आपसे? देखते हैं। सॉरी, क्वेश्चन 9 आपसे क्या कह रहे हैं? विच पार्ट, यहां देखो पार्ट पूछ रहे हैं, पार्ट के बारे में। विच पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट? कौन सा पार्ट है जो इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं बालक। ऑप्शन ए पार्ट 4 में बात किया गया है, ऑप्शन बी पार्ट 3 में बात किया गया है, ऑप्शन सी पार्ट 6 में बात किया गया है, या ऑप्शन डी पार्ट 5 में बात किया गया है। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? क्वेश्चन 9 का सही आंसर करेंगे किस पार्ट में? ठीक है, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात किया गया है। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा। ठीक है ना, तो इसका जो राइट आंसर है बालक वो है पार्ट 5, ऑप्शन डी पार्ट 5। ठीक है ना, जो इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट के बारे में बात करता है। और पार्ट 5 क्या आता है? द यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में बात करता है, द यूनियन एग्जीक्यूटिव। ठीक है, इसी के अंडर में इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट आते हैं, द यूनियन ऑफ एग्जीक्यूटिव। ठीक है, इसको आप याद रखेंगे। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बालक। क्वेश्चन नंबर 10 जो, ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 10 जो इस सेशन का आज का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 आपसे क्या कह रहे हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। आई होप कि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा होगा, ठीक है। और जो भी मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करता हूँ, बताता हूँ, उसको याद कर लेंगे या फिर नोट कर लेंगे, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बात कर रहा है आपसे। एसएससी सीजीएल में क्वेश्चन करा हुआ इन्होंने और 2024 में बात किया है, ठीक है। ये आपसे क्या कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स, ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द पार्लियामेंट एंड इट्स प्रोसीडिंग, ठीक है। तो कौन से आर्टिकल में बात किया गया, डील्स किया गया पार्लियामेंट और इट्स प्रोसीडिंग के बारे में, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं बालक आपके सामने। ऑप्शन ए आर्टिकल 51A, ऑप्शन बी आर्टिकल 36 टू 51, ऑप्शन सी आर्टिकल 79 टू 122 या ऑप्शन डी आर्टिकल्स 12 टू 35। तो बताइए इसमें से क्वेश्चन 10 का आंसर क्या होगा, ठीक है। किस आर्टिकल में पार्लियामेंट और इस प्रोसीडिंग के बारे में डिस्कस किया गया है। क्वेश्चन 10 का आंसर करेंगे। आई होप आपने इसका आंसर कर लिया होगा बालक, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी आर्टिकल 79 से लेके 122, अनुच्छेद 179 से लेके 122, ठीक है ना। किसके बारे में बात करता है, आपके पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के बारे में बात करता है, ठीक है। इसको आप याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। और अगर ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो अगर लग रहा है तो आप हमारे चैनल माधवी रिजल्ट्स को, ठीक है, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है ना, और सब्सक्राइब भी करेंगे। और इस पे आप क्वेश्चन जितने पूछे जा रहे हैं उसका कमेंट में क्वेश्चन का आप आंसर भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम अपना सेशन यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू, जय हिंद।